तो सबसे पहला आता है टेम्परेचर, उसके बाद आता है पल्स, रिस्पायरेशन रेट, ब्लड प्रेशर, SpO2, LOC का मतलब होता है लैक ऑफ कॉन्शियसनेस और GCS का मतलब ग्लासको कोमा स्केल। वेरी इंपॉर्टेंट इन आईसीयू में अगर आप हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्लासको कोमा स्केल। ये हार्ट रेट क्या है, रिस्पायरेशन रेट क्या है, SpO2 क्या है, BP क्या है। तो क्या आप नंबर देख के ये बता सकते हैं कि कौन सा जो पैरामीटर है वो किसके क्लू दे रहा है। तो वाइटल साइन हमारे ऑर्गेन के बारे में बताता है। हमको पता लगाना है कि फंक्शनल में कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर एक साथ दो पेशेंट आपके पास आए, अगर किसी पेशेंट का 150/90 BP है, किसी पेशेंट का 90/60 BP है, तो आप सबसे पहले किसका ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले कौन क्रिटिकल ज़्यादा है, यानी 4 से 5 ऑर्गेन ऐसे हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गेन को रिप्रेजेंट करता है कि क्या अंदर इंटरनल में चल रहा है, वो हमको देता है नंबर। और नंबर से हमको पता लगाना है कि फंक्शनल में कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो आइए चलते सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाइटल साइन। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट का 120 BP है, मतलब कि वो नॉर्मल है। अगर एक साथ दो पेशेंट आपके पास आए, अगर किसी पेशेंट का 150/90 BP है, किसी पेशेंट का 90/60 BP है, तो आप सबसे पहले किसका ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले कौन क्रिटिकल ज़्यादा है। तो यही समझेंगे कि वाइटल में सबसे इम्पोर्टेंट पहला क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। नॉर्मल, अगर नॉर्मल है, नॉर्मल से नीचे है, नॉर्मल से हाई है, तो उसको क्या बोलते हैं, कैसे यूज करें, फंक्शनल कैसे देखें, नॉर्मल वैल्यू क्या होनी चाहिए। समझे कि वाइटल साइन क्या होता है। तो वाइटल साइन आर द बेसिक मेजरमेंट दैट शो द बॉडी इसेंशियल फंक्शनल एंड हेल्प द आइडेंटिफाई डिटेरियोरेशन अर्ली। यानी हमारे अंदर के जितना भी फंक्शनल ऑर्गन है उसके बारे में बताता है, उसी को तो वाइटल साइन बोलते हैं। वाइटल, वाइटल मतलब होता क्या है, वाइटल मतलब क्या हो रहा है। वाइटल मीन, वाइटल मीन ऑर्गन और साइन मीन हमको दिखा, यानी ऑर्गन का साइन दिखना इज कॉल्ड वाइटल साइन। अगर इसमें हम देखें कि क्या क्या चीज़ इंडिकेशन देता है, तो सबसे पहला आता है टेम्परेचर, उसके बाद आता है पल्स, रिस्पायरेशन रेट, ब्लड प्रेशर, SpO2 और लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस। LOC का मतलब होता है लैक ऑफ कॉन्शियसनेस और GCS का मतलब ग्लासको कोमा स्केल। वेरी इंपॉर्टेंट इन आईसीयू में अगर आप हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्लासको कोमा स्केल। अगर ये सारी चीज़ें आपको पता है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, अगर हमारे बॉडी में कोई अगर हीट हो रहा है, बॉडी हमारा हीट हो रहा है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर से बॉडी अगर हाई हीट प्रेजेंट कर रहा है, तो ये किसका शो कर रहा है, यानी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो रहा है। इससे हमको क्या पता चलेगा कि बॉडी में कोई इंटरनल ऑर्गन में इन्फेक्शन तो नहीं है। इस वजह से बॉडी टेम्परेचर क्या है, हीट जनरेट कर रहा है, यानी हाइपो भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है, यानी लो और ज़्यादा भी हो सकता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल क्या होना चाहिए। तो अब देखेंगे कि बॉडी टेम्परेचर आखिर होता क्या है। हमारे बॉडी टेम्परेचर जो है, बॉडी टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ द हीट इन द बॉडी। जो हाइपोथैलेमस है वो कंडक्ट करता है बॉडी टेम्परेचर को, यानी रेगुलेट करता है, जिसको थर्मोस्टेटिक कहा जाता है। यानी जो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस, जो है वही हमारा रेगुलेट करता है। यानी कोई भी इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन, सेप्सिस, किसी भी तरह का स्वेलिंग, यानी किसी भी तरह का हैव एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन अगर बॉडी में प्रेजेंट है, तो बॉडी टेम्परेचर हीट जनरेट होता है क्योंकि बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो सबसे पहला साइन आता है टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर हमारा पहला इंडिकेशन क्या क्लू देता है, यानी सबसे पहले देता है सबसे पहले इन्फेक्शन। यानी बॉडी में टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ है तो इन्फेक्शन का सोर्स कहीं ना कहीं से बॉडी में आया है, इसलिए बॉडी टेम्परेचर क्या इंक्रीज हुआ। ये चीज़ जानने से पहले हम ये भी जान सकते हैं कि बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज़ ऐसे भी हो सकता है अगर हम रनिंग करके आएँ, फिजियोथेरेपी या फिजियोलॉजिकल कुछ एक्टिविटी ऐसे करते हैं जिसके वजह से भी टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। इस कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं कि बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं, उसके बाद बॉडी टेम्परेचर हम मेजरमेंट करें और फिर नॉर्मल वैल्यू चेक करें। अगर वो वैल्यू हमारा नॉर्मल आता है तो इज कॉल्ड सही है वो। तो अगर इसमें अब देखा जाए थोड़ा सा अगर डीपली, तो बॉडी टेम्परेचर का क्या होता है। अब देखिए नॉर्मल वैल्यू क्या होनी चाहिए, बॉडी टेम्परेचर का नॉर्मल वैल्यू क्या होना चाहिए, साइट क्या होना चाहिए और कौन से साइट में कितना माइनस करते हैं, कौन से साइड में कितना प्लस करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। यानी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर देखा जाए तो 36
डिग्री से 37 डिग्री 37.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल होनी चाहिए। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। अगर हम बॉडी टेम्परेचर का साइट की बात करें तो सबसे पहला साइट क्या आता है? सबसे पहला साइट आता है ओरल, दूसरा आता है एक्जिला, रेक्टल, टेम्पोनिक और टेम्पोरल। यानी ये साइट हमारा है बॉडी टेम्परेचर लेने का। लेकिन इसमें भी कुछ रीज़न होता है और कुछ ऐसे स्पेसिफिक रूल है जो अगर हम ओरल में बॉडी टेम्परेचर टेकन कर रहे हैं तो यानी ये एग्जैक्ट है, ये बॉडी टेम्परेचर हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर इतना है तो सबसे पहले ये नॉर्मल है। अगर हम एक्जिला की बात करें, अगर एक्जिला में ले रहे हैं, अगर बॉडी टेम्परेचर यानी आया 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो एक्जिला में हम एक क्या करेंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद बॉडी टेम्परेचर हमारा रिजल्ट आता है यानी 98.6 हुआ। यही बात करें अगर रेक्टल की, तो रेक्टल में क्या होता है कि एक माइनस होता है। अगर ये 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आए तो इसमें -1 करते हैं, तब हमारा रिजल्ट आएगा 98.6। और ये हो गया टेम्पोरल। टेम्पोरल में क्या होता है कि टेम्पोरल जो है, टेम्पोरल और ईयर ये दोनों हमारा 1+ होता है, यानी ये भी 1+ होगा। मतलब कि ओरल में एग्जैक्ट हो रहा है, एक्जिला में हमको क्या करना है, 1+ करना है, रेक्टल में क्या करना है, 1- करना है, टेम्पोरल और क्या हो गया टेम्पोनिक, ये दोनों में 1+ करना है। यानी हमारे पास जो साइट हैं वो कितने हैं, 5 साइट में से ओरल में हमको एग्जैक्ट क्या देता है, टेम्परेचर का नॉर्मल वैल्यू। एक्जिला में क्या होता है, 1 हमको प्लस करना पड़ता है। रेक्टल में क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा पीडिया में यूज़ होता है और पीडियाट्रिक में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बॉडी टेम्परेचर एग्जैक्ट पता करता है। और अगर इसमें आ रहा है 90, अगर 9 आ रहा है या 100 आ रहा है तो एक माइनस किया जाता है। टेम्पोनिक में 1+ करते हैं और टेम्पोरल में 1+ करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि टेम्परेचर का साइड इफेक्ट और ये बढ़ता है और घटता है तो क्या बोला जाता है। वेन द चेक द टेम्परेचर, हम बॉडी टेम्परेचर कब चेक करेंगे? कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे सिचुएशन चल रहा है जो हमको पता नहीं है, वो क्लू देता है टेम्परेचर। यानी कोई इन्फेक्शन है अगर बॉडी में तो वही हमको प्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो इसका रीज़न क्या है, बॉडी टेम्परेचर जो बढ़ा है उसका रीज़न क्या है, क्यों चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहला आता है कि रूटीन चेकअप के लिए, अगर पेशेंट हॉस्पिटल में है तो रूटीन चेकअप के लिए हम क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर यूज़ करते हैं। अगर स्पेशली आईसीयू में पेशेंट है तो सबसे पहले हम टेम्परेचर आवरली चेक करते हैं। दूसरा आता है अगर आपके पास इन्फेक्शन वाला पेशेंट है, वेन इन्फेक्शन इज सस्पेक्टेड, अगर आपको लग रहा है कि इसके पास इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि निमोनिया, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, सेप्सिस यानी इन्फेक्शन, निमोनिया के वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है, यूटीआई के वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्सिस के वजह से भी जो है बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। इस कंडीशन में भी क्या होता है कि हमको बॉडी टेम्परेचर चेक करना है। उसके बाद क्या आता है, वेन फीवर इज द सस्पेक्टेड, अगर आपको ठंड लग रही है, गर्म जैसे लग रहा है, वीकनेस कमजोरी जैसे लग रहा है, तो इसमें भी बॉडी टेम्परेचर चेक करना चाहिए ताकि पता चल सके। उसके बाद क्या आता है, वेन द हाइपोथर्मिया, हाइपो मतलब होता है कि बॉडी टेम्परेचर घटना और थर्मिया मतलब होता है हीट। अगर बॉडी टेम्परेचर आपको लग रहा है कि हीट है, अगर बॉडी टेम्परेचर लो लग रहा है और आपको ठंडी लग रही है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। अगर सस्पेक्टेड है तो कोल्ड एक्सपोजर या शॉक या ट्रॉमा, लॉन्ग सर्जरी, इस कंडीशन में भी बॉडी टेम्परेचर हमको चेक करना चाहिए। या कोल्ड से एक्सपोज हो रहे हैं, या पेशेंट है सेप्टिक शॉक में चला गया है, या कोई ट्रॉमा हो गया है, या ट्रोमेटिक इंजरी हो गया हो, या लॉन्ग टर्म तक कभी कभी सर्जरी चलता है, इसके वजह से भी पेशेंट जो है वो हाइपोथर्मिया में चला जाता है। हाइपोथर्मिया का मतलब होता है लो बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड हाइपोथर्मिया। उसके बाद क्या आता है, पोस्ट ऑपरेटिव मॉनिटरिंग, यानी जब सर्जरी से पेशेंट बाहर आते हैं तो हमको चेक करना होता है कि कितना टेम्परेचर है और कंटिन्यूसली चेक करना होता है, क्योंकि जैसे ही इन्फेक्शन से बाहर आता है, यानी जब सर्जरी के बाद पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आता है तो बॉडी टेम्परेचर हमेशा चेक करना चाहिए ताकि बॉडी टेम्परेचर से पता चल सके कि कहीं तो इन्फेक्शन तो नहीं फैल रहा है, टू चेक द रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। और अगर
हमारा पहले से कोई प्लान या फिर पहले से ट्रीटमेंट पेशेंट का चल रहा है, तो इसमें इसलिए भी हम चेक कर सकते हैं कि रिस्पॉन्स कैसा है। यानी बॉडी टेम्परेचर में पहले से अगर इन्फेक्शन काउंट बढ़ा हुआ है, तो बॉडी टेम्परेचर में पहले भी अगर फीवर है, तो हम मॉनिटर के लिए भी कंटिन्यूसली, यानी कि रूटीन चेकअप के लिए भी हम कंटिन्यूसली चेक कर सकते हैं। इस कंडीशन में भी बॉडी टेम्परेचर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि नॉर्मल यानी माइल्ड फीवर अगर नॉर्मल है, लो कितना से कितना होना, ये आपको लो टेम्परेचर यानी अगर सेल्सियस में देखें तो अगर 36 डिग्री सेल्सियस से अगर नीचे जा रहा है तो यानी कि लो टेम्परेचर है। अगर फॉरेन हाइट की बात करें तो 96.8 फॉरेन हाइट हो सकता है, ये लो टेम्परेचर। अगर इससे नीचे जा रहा है तो यानी कि लो टेम्परेचर है। नॉर्मल टेम्परेचर हमारा कितना हुआ, 36 टू 37.6 डिग्री सेल्सियस में ये नॉर्मल टेम्परेचर हुआ। अगर फॉरेन हाइट की बात करें तो 96.8 टू 99.5 डिग्री फॉरेन हाइट इज कॉल्ड नॉर्मल टेम्परेचर। अब अगर यही बात करें कि अगर फीवर हमको है और कितना से हम समझे कि फीवर स्टार्ट हो गया है, तो अगर हमारे पास बॉडी टेम्परेचर का टेम्परेचर जो आ रहा है अगर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है तो इसका मतलब कि फीवर प्रेजेंट है। अगर सेल्सियस में देखें तो 38 डिग्री सेल्सियस में हमको बॉडी टेम्परेचर फील होने लगता है। उसके बाद आता है हाई ग्रेड फीवर। हाई ग्रेड फीवर कब बोलेंगे, हाई ग्रेड फीवर जब 102.2 अगर फॉरेन हाइट से अगर ऊपर जा रहा है तो यानी हाई पहुंच रहा है, यानी कि इसको हाई फीवर कह सकते हैं। अगर हम सेल्सियस की बात करें तो 39 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं। उसके बाद अगर सबसे हाई टेम्परेचर यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस से अगर पेशेंट ऊपर अगर टेम्परेचर आ रहा है, यानी कि वेरी हाई उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, सीवियर में पहुंच गया है। अगर फॉरेन हाइट की बात करें तो 104 डिग्री फॉरेन हाइट यानी टेम्परेचर है, तो वेरी हाई टेम्परेचर, यानी इस कंडीशन में इट इज़ द डेंजरस कंडीशन। जब बॉडी टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर पहुंच रहा है तो इसका मतलब कोई भी इन्फेक्शन, ऐसा इन्फेक्शन है या ऐसा क्लू दे रहा है कि सीवियर कोई इन्फेक्शन है पेशेंट को, जिससे कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अगर इसके साथ साथ और भी कुछ फंक्शनल दिक्कत आ रही हैं, जैसे कि बीपी फॉल हो रहा है, वाइटल साइन में और भी वाइटल साइन जैसे कि पल्स पल्स जो है टेकिकार्डिया हो रहा है, यानी कि बढ़ा हुआ है या फिर घटा हुआ है, ये भी हमको देखना है और मेजरमेंट भी करना है कि वाइटल साइन में इंपॉर्टेंट कुछ कुछ क्या रोल निभाता है और क्या क्लू देता है। ये हमारा कोई नंबर नहीं, वाइटल साइन कोई नंबर नहीं है, ये हमारा फंक्शनल एक शो करता है और क्लू देता है, ताकि आगे जो है हम बच सके यही नंबर से और इसका फंक्शन जान सके, ताकि नॉर्मल वैल्यू अगर पता रहे तो हम ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट कर सकें। अब इसमें देखेंगे कि अगर हमको फीवर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कुछ तो रीज़न होना चाहिए। कुछ रीज़न के वजह से ही फीवर आता है, यानी बॉडी टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो कुछ रीज़न होता है। यानी काउज ऑफ फीवर क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, एनी इन्फ्लामेशन हो सकता है, ड्रग रिएक्शन की वजह से भी हो सकता है। और क्या है, और हो सकता है मैलिग्नेंसी कैंसर, अगर कोई भी किसी तरह का कैंसर अगर पेशेंट को है उसके वजह से भी फीवर हो सकता है। उसके बाद आता है अदर, यानी सेप्टिक शॉक हो गया, सेप्टिक शॉक, हाइपोवैल्मिक शॉक, बहुत सारे ऐसे कंडीशन है उसमें भी फीवर आने का चांस हो जाता है। अब देखेंगे बॉडी टेम्परेचर जो है अब लो और हाई कब होता है। अगर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल वैल्यू से नीचे हो, यानी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि माइल्ड हाइपोथर्मिया, हाइपो मीन्स लो और थर्मिया मीन्स टेम्परेचर, यानी बॉडी टेम्परेचर लो यानी 35 टू 32 डिग्री सेल्सियस के अगर बीच में टेम्परेचर है, यानी कि माइल्ड हाइपोथर्मिया पेशेंट को है। अगर 32 से 28 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि मॉडरेट। उसके बाद अगर 28 डिग्री सेल्सियस से अगर नीचे जा रहा है पेशेंट का टेम्परेचर, यानी सीवियर हाइपोथर्मिया, सबसे डेंजरस है और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी बन सकता है, इसलिए हर एक टेम्परेचर पे ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद आता है काउज ऑफ हाइपोथर्मिया। अगर बॉडी टेम्परेचर लो हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, तो सबसे पहले आता है कोल्ड एक्सपोजर, यानी हमारा बॉडी जो है वो कोल्ड के कंटेक्ट में अगर ज़्यादा देर तक है तो इस कंडीशन में भी पेशेंट जो है वो हाइपोथर्मिया में जा सकता है। उसके बाद आता है प्रोलॉन्ग सर्जरी, यानी अगर सर्जरी जो है बहुत ज़्यादा समय तक चला, इसलिए भी क्या होता है प्रोलॉन्ग
सर्जरी के वजह से भी पेशेंट का हाइपोथर्मिया में चला जाता है। उसके बाद आता है शॉक, यानी सीवियर शॉक हो गया, यानी सीवियर ब्लड लॉस हो गया, यानी कोई भी केस में यानी ब्लड लॉस हुआ या आरटीए का हो या ट्रोमेटिक का हो कि किसी भी तरह का इंजरी के वजह से भी अगर ब्लड लॉस हो रहा है, इस कंडीशन में हाइपोवैलेमिक भी शॉक में पेशेंट जा सकता है। इस वजह से हाइपोथर्मिया प्रेजेंट कर सकता है। उसके बाद क्या आता है सीवियर ट्रॉमा, जो हम अभी बताएं किसी भी तरह का ब्लड लॉस हो रहा है ट्रोमेटिक इंजरी की वजह से, इसलिए भी आपको हाइपोथर्मिया दिखेगा। उसके बाद आता है इन्फेक्शन यानी सेप्सिस, सेप्सिस मीन्स इन्फेक्शन। उसके बाद आता है ड्रग और सेडेटिव। अगर कोई भी ड्रग सेडेटिव दे रहे हैं, यानी सेडेटिव का मतलब ही सेडेशन, सेडेशन का मतलब होता है पेशेंट को बेहोश करना, यानी पेशेंट को अगर कॉन्शियस में है या सर्जरी के दौरान भी हम क्या करते हैं कि पेशेंट को अनकॉन्शियस करना पड़ता है, क्योंकि उसको जीए बोलते हैं। जनरल एनेस्थीसिया के दौरान कभी भी बॉडी टेम्परेचर क्या होता है हाइपोथर्मिया में भी चला जाता है। इस कंडीशन में भी क्या होता है कि हमको क्या प्रेजेंट करता है हाइपोथर्मिया। उसके बाद क्या होता है अदर में देखा जाए, तो अदर में देखा जाए लो ब्लड शुगर, अगर हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट हो रहा है, इंडोक्राइन कोई डिसऑर्डर है, एल्डरली यानी पेशेंट जो है वो ओल्ड एज है, या फिर पेशेंट जो माल न्यूट्रिशन है यानी न्यूट्रिशन बहुत कम इनटेक कर रहा है और वेट क्या है बॉडी मास जो है कम हो, इस वजह से भी बॉडी टेम्परेचर जो है वो लो हो सकता है। इसके बाद क्या आता है कि मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कैसे देखेंगे। अगर बॉडी टेम्परेचर लो है और बॉडी टेम्परेचर हाई है तो हम क्या मैनेजमेंट करें। तो सबसे पहले मैनेजमेंट तो ऐसा होना चाहिए कि अगर ठंडी जगह पे है तो हमको गर्मी जगह पे जाना पड़ेगा, अगर गर्म प्लेस पे है तो ठंडी प्लेस पे जाना पड़ेगा, अगर ब्लैंकेट हम अगर ओढ़ रहे हैं या हमको एक्सपोज करना पड़ेगा, अगर कोल्ड हो रहा है तो हमको ब्लैंकेट लेना पड़ेगा। ऐसे प्राइमरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं पहले। और कोल्ड स्पंज, अगर पेशेंट को हीट जनरेट ज़्यादा हो रहा है तो कोल्ड स्पंज दे सकते हैं, या फिर पेशेंट को जब कोल्ड हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं हॉट एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हाई फीवर का मैनेजमेंट। हाई फीवर का मैनेजमेंट क्या करें, सबसे पहले क्या करें कि हमको कंफर्म करें, हम सबसे पहले कंफर्म कर ले कि अगर टेम्परेचर कहीं फाल तो नहीं है, कहीं फॉल्स तो नहीं हमको टेम्परेचर दिखा रहा है, ये भी हो सकता है। उसके बाद विशेष करें एबीसी यानी एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, कहीं इस वजह से भी तो बॉडी टेम्परेचर क्या होता है हाई हो सकता है। क्योंकि बॉडी टेम्परेचर हाई होने का रीज़न क्या होता है कि अगर सांस ज़्यादा अगर जल्दी जल्दी भी सांस ले रहा है, रिस्पायरेशन रेट अगर हाई है, इस कंडीशन में भी क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसलिए हमको क्या जरूरी है एबीसी चेक करना, यानी एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एयरवे अगर ऑब्स्ट्रक्शन है इस वजह से भी ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकती है, उसके वजह से सर्कुलेशन भी असर पड़ सकता है। इस तीनों चीज़ के एक अगर मिला दिया जाए तो बॉडी टेम्परेचर हीट कराता है। उसके बाद क्या आता है फाइंड एंड ट्रीट द काउज। उसके बाद क्या आता है अगर हमको टेम्परेचर है तो उसको फाइंड आउट करें, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट करें। उसके बाद क्या होगा गिव फ्लूइड, अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि हमको फ्लूइड देना है तो हम फ्लूइड दे के मेंटेन करा सकते हैं। यानी जो पेशेंट हाइपरथर्मिया में चला गया है तो उसको मेंटेन कराने का क्या रहता है कि अगर हम कोई भी फ्लूइड अगर दे रहे हैं तो मेंटेनेंस फ्लूइड अगर दे रहे हैं तो पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन कर सकता है। उसके बाद आता है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक का मतलब क्या होता है कि जितने भी हमारे बॉडी टेम्परेचर को रिलीज़ करने वाली मेडिसिन होती है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है पैरासीटामोल, ये क्या है एंटीपायरेटिक ड्रग है, तो ये हम प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके बाद क्या करना है मॉनिटरिंग करते रहना है, हमेशा वाइटल जो साइन है हमेशा मॉनिटरिंग करते रहना है कि टेम्परेचर हर आवर में कितना इंक्रीज हो रहा है, कब घट रहा है, कब बढ़ रहा है। तो ये देखें मैनेजमेंट। अब देखेंगे लो टेम्परेचर, अगर बॉडी टेम्परेचर का लो टेम्परेचर है यानी हाइपोथर्मिया, यानी हाइपोथर्मिया का मतलब लो टेम्परेचर बॉडी का, तो सबसे पहले इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे रिमूव द कोल्ड इन्वायरमेंट। हमको सबसे पहले इन्वायरमेंट चेंज करना होगा। उसके बाद अगर कोई भी गीला कपड़ा या कोई भी गीला वैसे बेड है उसको रिमूव करना है, वहाँ से हटाना है। उसके बाद प्रोवाइड वार्म, या फिर आपके पास वार्मर अगर है तो उसको प्रोवाइड करना है, ब्लैंकेट उसको देना है, वार्मर एयर प्रोवाइड करवाना है। उसके बाद रीवार्म ग्रेजुअली, फिर से अगर ठंडी लग रही है तो रीवार्म उसको करा सकते हैं। उसके बाद क्या करना है मॉनिटर साइन एंड
टेम्परेचर हमेशा चेक करना है। फिर से हमको क्या करना है कि टेम्परेचर चेक करना है, मॉनिटर वाइटल करना है, उसके बाद ट्रीट द अंडरलाइनिंग काउज। अगर इसके बाद भी टेम्परेचर अगर कम हो रहा है तो हमको क्या करना है कि बॉडी टेम्परेचर का काउज ट्रीटमेंट खोजना है, और क्यों हो रहा है, किस वजह से टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, हमको खोजना है। तो मैनेजमेंट में क्या जाने, हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया मतलब बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होना, और हाइपरथर्मिया का मतलब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होना। यानी जब बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, एबीसी चेक करें, कहीं एयरवे ब्लॉकेज तो नहीं है, ब्रीथिंग सर्कुलेशन कैसे चल रहा है कंफर्म करें, रीडिंग हमको कंफर्म करना चाहिए, और फ्लूइड रिक्वायरमेंट अगर इफ़ नीडेड है तो फ्लूइड दे सकते हैं, एंटीपायरेटिक ड्रग प्रोवाइड करें, और फिर मॉनिटर वाइटल करें। हाइपोथर्मिया में भी सेम एप्लीकेशन करें, हाइपोथर्मिया में हॉट एप्लीकेशन दें, उसके बाद रिमूव एक्सपोज करें, जितना भी कोल्ड अगर उसके पास अप्लाई हुआ है कोल्ड एप्लीकेशन उसको रिमूव करें और हॉट एप्लीकेशन अप्लाई करें, प्रोवाइड वार्म। उसके बाद क्या करें, मॉनिटर हमेशा चेक करते रहें। अब यहाँ पे की पॉइंट में एक चीज़ दिख रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर आप क्या दिखा 36 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 96.8 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगर फीवर, अगर पेशेंट बता रहे हैं कि हमको फीवर है तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए, यानी 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होना चाहिए। तब हम क्या समझेंगे कि बॉडी जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, यानी जो पेशेंट है उसका बॉडी टेम्परेचर इतना है, यानी फीवर है। फीवर तभी बोल सकते हैं जब 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बॉडी का हो। उसके बाद आता है हाइपोथर्मिया, यानी बॉडी टेम्परेचर जब 35 डिग्री सेल्सियस से लो हो जाता है, यानी अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे अगर आता है तो क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है। उसके बाद आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है कि कंडक्ट करता है बॉडी टेम्परेचर का। उसके बाद टेम्परेचर इन इम्पॉर्टेंट वाइटल साइन में और आईसीयू में और क्रिटिकल केयर में बॉडी टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर हमको क्लू देता है कि इन्फेक्शन कितनी है। अगर बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर सीवियर टेम्परेचर अगर आ रहा है, यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर है, तो ये इसका मतलब कि सीवियर इन्फेक्शन पेशेंट को है, तभी क्या हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर सीवियर है। अगर लो है इसका मतलब कि बॉडी टेम्परेचर लो आ रहा है, तो सेप्सिस भी लो ही हो सकता है। ये कंफर्म भी नहीं बता सकते हैं, ये तभी बता सकते हैं जब काउज आपको काउज पता हो और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए हों।